नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग CUET PG जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे को बोला था कि जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सिलेबस है उसको अच्छे से बताइए, क्योंकि सिलेबस में तो नॉर्मल बता के रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सिलेबस क्या है CUET PG जूलॉजी का, उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। पूरा PDF बनाऊँगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सिर्फ स्किप करके भागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि PDF के साथ साथ मैं एडिशनल बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को फुल देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पहले ही आता है सिस्टमेटिक्स एंड एनिमल डाइवर्सिटी। ये क्लासिकल जूलॉजी का पार्ट है, जहाँ पर आपको पॉरीफेरा, निडरिया ये सब क्वेश्चन पूछता है, टैक्सोनॉमी के बारे में पूछता है। तो टैक्सोनॉमी मोस्ट ऑफ द बचते हैं यहाँ पर देखिएगा। तो टैक्सोनॉमी बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बायोलॉजिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट होते हैं ये वो पढ़ लीजिए। जैसे बायोलॉजिकल स्पेस कॉन्सेप्ट जो होता है वो रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ या नहीं, इसके ऊपर बेस करके कहा गया है। उसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल, उसके बाद इवोल्यूशनरी फाइलोजेनी, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है और मैं देखा हूँ आते हुए क्वेश्चन, क्योंकि PYQs को हम लोग बच्चे लोग करवाते हैं। तो हम लोग को पता है, हमारे क्लास में हम लोग करवाते हैं बायोस्कॉलर में। अगर आप लोगों को पता नहीं, बायोस्कॉलर्स के हम लोग कोर्स ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करके डाले हैं, और फर्दर आगे जाके और बहुत सारे वीडियो और कोर्सेज भी हम लोग मतलब रिकॉर्डिंग क्लास भी डालेंगे, और हम लोग क्लास भी कराते हैं उसको भी डालते रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। गेट भी और CUET दोनों का चल रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, टैक्सोनॉमी क्या होता है क्या नहीं है। क्लैडिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है, बट थोड़ा बच्चे लोगों को समझने में दिक्कत हो तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल डाइवर्सिटी और फाइलोजेनी का अगर बात करूँ तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बोला कि प्रोटोजोआ में लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, पैरासिटिक प्रोटोजोन, ये सब ऐसे होल बता के रखा है। बट अगर ध्यान से देखिएगा, जो प्लाज्मोडियम है वो इंपॉर्टेंट है, एंटाइवा हिस्टोलाइटिका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूग्लिना से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता है, भले वो तुम्हारा पैरासिटिक नहीं होता है फिर भी क्वेश्चन पूछता है। कुछ कुछ का लोकोमोशन, कुछ कुछ का न्यूट्रिशन, कुछ कुछ का रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे पैरामेसियम का कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है ठीक है। उसके अलावा तुम लोकोमेशन देखोगे तो यूग्लिना का लोकोमेशन, एंटाइवा का लोकोमेशन से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। पॉरीफेरा में कैनल सिस्टम, और ये आपका जो स्केलेटन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, और लास्ट टाइम भी आता है, इस बार भी आएगा। बहुत सारा सेल्स होता है यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर जो पॉरीफेरा होता है उसका कोलन काइमा हो गया आपका, उसके बाद पैरेंट काइमा सेल्स हो गया, वो टाइप ऑफ क्वानोसाइट्स हो गया, टाइप ऑफ सेल्स होता है बहुत सारा जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद निडरिया अगर बात हो, निडरिया में जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपका कोरल लीफ हो गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप पॉलीमॉर्फिज्म, ये दो जगह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। निडोसाइट्स, क्योंकि मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही मेंशन किया हूँ। निडोसाइट्स जो डिफेंस, अगर बहुत सारे क्वेश्चन आया पहले भी कि ये सेल्स जो है निडोसाइट्स सेल जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो डेफिनेटली ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इधर भी मतलब CUET PG में भी आता है, गैट में भी कभी कभी आता है, आपका DBT GRF CSI नेट पार्ट भी में बहुत क्वेश्चन आता है। इवन आपका वही अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एग्जाम दे रहे हैं या आप कुछ UPSC दे रहे हैं, वहाँ पर भी आपका क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, आपको अच्छे से ये पढ़ना चाहिए। अगर मैं पैरासाइट का बात करूँ तो निमेटोहेलमिन्थिस और प्लाटीहेलमिन्थिस को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका आपका जो लाइफ साइकिल्स होता है, इसका जो होस्ट होता है, डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट होस्ट जो होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लाटीहेलमिन्थिस मतलब फ्लैट वर्म हो गया, टीनिया सोलियम्स, ये सब आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। और प्लाटीहेलमिन्थिस में आपका प्लानेरिया भी आता है, तो वो भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, वहाँ से रीजनरेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो भर भर के क्वेश्चन आता है, पहले भी लास्ट टाइम भी आया था जब BHU खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता था, BHU पेट बोलते थे उसको, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, तब बहुत ज़्यादा भर भर के पूछता था। और CUET में भी लेवल अभी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आ रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। निमाटोडा का बात करूँ तो एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइडिस हो गया, और प्लाटीहेलमिन्थिस में फैसियोला हेपाटिका। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइडिस को छोड़ के उचेरिया ब्रैंडकॉप्टी, ये पढ़ लीजिए। तो इसलिए PDF इज़ नॉट एनफ, देखते देखते मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, तो उचेरिया ब्रैंडकॉप्टी, इसका लार्वल फॉर्म्स, इसका लाइफ साइकिल, इसका डेफिनेटिव, इंटरमीडिएट होस्ट, एवरीथिंग यू नीड टू नो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। एनिलिडा का अगर बात करूँ तो एनिलिडा में आपका सेगमेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटामरिज्म, ये दो पार्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। और कुछ कुछ चीज़ें तो आपको जनरल में याद रखना चाहिए, जैसे सिलोम क्या होता है, उसके बाद का मेटामरिज्म क्या होता है, उसके बाद कैनल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा, उसके बाद वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ एकाइनोडर्माटा, उसके बाद आपका हो गया मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबोजेनेसिस क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको ये सब टर्म जो है इसको आपको पता होना चाहिए।
कोई एक जगह लिखा रहेगा आपका हार्माफ्रोडाइट, हार्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है। उसके अलावा कोई जगह पूछेगा डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, फ्री स्विंग लार्वा है। तो ये सब टर्म जो है, इस टर्म के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। मैं पहले बहुत सारे PYQs का वीडियो बनाया हूँ CVT के ऊपर, 2024 का, 2023 का भी बना रहा हूँ, अभी भी बना रहा हूँ। उसके अलावा मैं CVT लाइफ साइंस का भी बना रहा हूँ जो PG का है। तो वहाँ पर जाके जरूर देखिएगा, मैं लिस्ट दिया हूँ लार्वा का, लिस्ट जितना भी लार्वा है उसका लिस्ट दिया हूँ ऑर्गेनिज्म वाइज। जैसे फाइलम पॉरीफेरा में कितना सारा लार्वा है, ठीक है, उस एकदम टेबल बना के रखा हूँ, उसको जाके देखिएगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो PYQs वीडियो जो मैं दे के रखा हूँ उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हो गया आपका मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस तो आर्थ्रोपोडा में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक जूलॉजी पार्ट है, वहाँ पर हनी भी जो है एपीकल्चर है, वहाँ से भी घुमा फिरा के आर्थ्रोपोडा से क्वेश्चन पूछ लेता है। इंसेक्टा एक ऐसे क्लास है जहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन आता है। रूपर्ट बार्नस के अनुसार अगर आप क्लासिफिकेशन कीजिएगा तो इंसेक्टा जो है, इंसेक्टा में जो आपका 3 मेन पैरामीटर होता है। एक्सोस्केलेटन आपका 3 पेयर ऑफ थोरासिक लेग्स होता है, उसके बाद काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। ये सब जो पैरामीटर है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये इंसेक्ट का कुछ कुछ ग्रुप का होता है ना, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्थ्रोपोडा में आपका जो आई जो हो गया, आई वाला पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आई का जो मोजाइक पैटर्न होता है वो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो आपको ये पूरा पार्ट देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आएगा। क्रस्टेशियन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक जूलॉजी के लिए अगर मैं बोलूँ तो एपीकल्चर और पॉलिनेटर और पेस्ट के कारण कौन कौन सा पैरासाइट इन्वॉल्व रहता है वो थोड़ा आपको आइडिया रखना पड़ेगा। मोलास्का में आपका क्लासिफिकेशन पूरा याद होना चाहिए कि कौन कौन सा है। टॉर्सन्स इन गैस्ट्रोपोडा एज वेल एज जो आप एक क्वेश्चन बहुत फेमस यहाँ से पूछा जाता था कि मोलास्का का दांत होता है कि नहीं होता है, कोई चीविंग के लिए कुछ होता है नहीं। रेडुला बोल के अपेंडिजेस होता है मुंह में, वो लोग चबाने के लिए होता है, ठीक है, काटने के लिए होता है चीज़ों को। तो रेडुला से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट पोर्सन है वो उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकाइनोडर्मेटिस जैसे मैं पहले बोला था कि आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम और लार्वल फॉर्म्स, मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है लार्वल फॉर्म से और वाटर वास्कुलर सिस्टम से। वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है आप जाके देख लीजिएगा कि मूवमेंट कैसे करता है, मतलब जो स्टार फिश होता है मूव कैसे करता है। और एकाइनोडर्मेटिक जो फाइलम को क्लासीफाई किया गया उसको भी जरूर पढ़िएगा कौन कौन सा क्लास है नहीं है, ठीक है। हेमिकोडेटा से बैनोग्लॉसस और थोड़ा बहुत इसका एफिनिटीज जो होता है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला पार्ट जो है नॉन कॉर्डेट से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। कॉमन नेम से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कॉमन नेम जो होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। जितना भी लार्वल फॉर्म है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछ लेता है, फैसियल, हेपाटिका, टिनिया, सोलिया, मुचेरिया, ब्रैनकॉप्टी पूछ लेगा। पैरामीशियम का कॉन्जुगेशन पूछ लेगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो उसका 4 प्रकार का जो होता है मलेरिया क्लॉज करता है उसका लाइफ साइकिल पूछ लेंगे। स्पोरोजॉइट क्या होता है, मेरोजॉइट क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा पैथोजेनिक है, कौन सा स्टेज, कौन सा इंटरमीडिएट में होता है होस्ट में, कौन सा डेफिनेटिव होस्ट में होता है। फीमेल मॉस्क्यूटो में मॉस्क्यूटो का प्रजाति कौन सा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं घुमा फिर आपको पूरा, अगर आप जूलॉजी पढ़े हैं बैचलर्स में आपको तो पूरा आइडिया होगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम लिखते ही, ठीक है। कॉर्डेटा का बात करूँ अगर, तो कॉर्डेटा में आपका यूरोकॉर्डेटा और सेफालोकॉर्डेटा थोड़ा बहुत डिफरेंस पता होना चाहिए कि यूरोकॉर्डेटा का जो लार्वल फॉर्म है, जो डेवलपमेंट स्टेजेस है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। फिशेस में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑट्रेक्थिस एंड कंडक्थिस जो फिशेस होता है, मतलब कार्टिलिजियस और बोनी फिशेस में डिफरेंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं वो आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। किसी को अगर कॉर्डेट्स बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, नोटोकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, ग्लिट्सिल होना चाहिए। ये सब आपको जो पैरामीटर्स है ये आपको पता होना चाहिए कि कॉर्डेटा अगर बोलूँगा तो कॉर्डेटा किसी को बोल रहा हूँ तो नॉन कॉर्डेट से मैं अलग कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या ऐसे मेन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस में हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन आता है, भर भर क्वेश्चन आता है। स्विम ब्लैडर, ऑस्मो रेगुलेशन थोड़ा बहुत आ जाता है। एम्फीबिया का क्लासेस अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि एनिमल्स क्या होता है और बाकी जो है आपका, क्यों आपको डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म का नाम लिख देगा, अब बोलेगा ये कौन सा क्लास में बिलोंग करता है, एम्फीबिया का है, रेप्टिलिया का है कि आर्थ्रोपोडा के कहाँ से है, और ऐसे नाम देगा। जैसे सिल्वर फिश लिख देगा, अब सिल्वर फिश लिखेगा तो आपको फिश देख के लगेगा कि हाँ भाई टेलियोस्ट में आता है या मछली का प्रजाति है, बट आप कमेंट में लिखिए क्या ये मछली का प्रजाति है। बाकी आप लोगों को मैं पढ़ाते रहूँगा तो बताते रहूँगा। तो एम्फीबियंस का जैसे ये आपका पता होगा कि मिसिंग मतलब एक कनेक्टिंग की तरह है, मतलब जब जो फिश थे वो पानी में थे और जो तुम्हारे रेप्टाइल्स है और बर्ड्स मेमल्स है वो तुम्हारा स्थलजन मतलब टेरेस्ट्रियल है, तो उसके पीछे जो कनेक्टिंग लिंक है वो आपका एम्फीबियंस है। क्योंकि एम्फीबिया आपको पता होगा कि पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, तो उभयचर इसके लिए बोलते हैं उसको, दोनों जगह रहता है, ठीक है। पेरेंटल केयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि एनिमल बिहेवियर में एक चैप्टर है पेरेंटल केयर बोल के,
तो पेरेंटल केयर आता है आपका किन सिलेक्शन, वो सब वहाँ ही आ जाएगा आपका। एल्ट्रुइज्म, किन सिलेक्शन, पेरेंटल केयर, वो आपका वहाँ का पार्ट है। तो एमपीबीआई एक वन ऑफ द वेराइटी ऑफ पेरेंटल केयर शो करते हैं कि पीछे पीठ में लेके अंडे को लेके केयर करके ले जाएंगे जहाँ जाना है, छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं तो प्रेडेटर आएंगे खा के जाएंगे, ठीक है, इसलिए वो छोड़ के नहीं जाते। तो पेरेंटल केयर वाला पार्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल्स का बात करूँ तो हाँ, स्कल टाइप क्वेश्चन पहले भी आया सीयूटी में, लास्ट ईयर आया था 2023 में, क्वेश्चन आएगा। पॉइजनस और नॉन पॉइजनस थिंग्स में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन आता है। बर्ड्स का अगर बात करूँ तो उसका क्लासेस पढ़ लीजिए, क्या क्या मेन फीचर्स है बर्ड्स का, और कुछ कुछ मिसिंग लिंक्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। मिसिंग लिंक्स और फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स का नाम, मिसिंग लिंक का नाम, और फॉसिल्स का, ये सब पता होना चाहिए आपको। मैमल्स में भी आपको क्लासेस पता होना चाहिए कि कौन कौन प्रकार का मार्सुपियल्स क्या होता है। मार्सुपियल्स से तो भर भर के क्वेश्चन आया था 2023 में, मैंने अभी क्वेश्चन करवा रहा था तो मार्सुपियल्स से क्वेश्चन आया। आप मेरा PYQ वीडियो में जाइएगा तो वहाँ पर एक लिस्ट भी दिया हूँ मैं, उसको रट्टाफिकेशन करना है, ठीक है। रट्टाफिकेशन के लिए मैं देता हूँ, तो जो जो चीज़ें लिखा हूँ उसको आपको देखना पड़ेगा। नीचे आते हैं, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे नहीं कि बस भाग गया सिलेबस बता दिया आप चले गए। एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन, यहाँ पर आपको देखो ये पूरा एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी थोड़ा अलग तरीके से है। तो एनिमल फिजियोलॉजी अगर आप पढ़े हैं तभी जाकर कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ने में आपका इजी रहेगा। 2 चैप्टर है, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एक है एनिमल फिजियोलॉजी। जो अगर एनिमल फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ के रखे ना, तब आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी कवर अप करना इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव एनाटॉमी में क्या किया जाता है कि जो एक एनिमल है दूसरा एनिमल है, जैसे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स, तो बोला जाएगा कि चलो एओर्टिक आर्च का डिफरेंसेस बताओ, क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आप लोगों को पता है कि एओर्टिक आर्च जो होता है आपका एक तरह का बोल सकते हैं इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है वो बनता है कैसे, वो एओर्टिक आर्च के थ्रू बनता है। जितना भी वेन्स है, हार्ट कहाँ बनेगा, किधर क्या नर्व्स और वेन्स जाएगा, वो आपका उसके थ्रू बनता है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार का होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो जब तक आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से नहीं पढ़ लीजिएगा, देन कॉम्पिटेटिव एनाटॉमी में आप पढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का ब्रेन के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का आपका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद ही आप कंपैरेटिव एनाटॉमी में स्विच कीजिएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है आपका, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हार्ट का स्पेसिफिकली एओर्टिक आर्च, गिल्स में आपका गिल्स, लंग, बुक लंग्स क्या होता है, डिफरेंस कौन सा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये सब, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को हमें इसमें इंक्लूड किया। ये कौन कौन सा एनिमल का, जैसे यहाँ पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम में आइएगा तो रूमिनेंट स्टोमक खाता है, गाय लोग जो होता है चबाते रहते हैं, देखिएगा अंदर डालते हैं, फिर मुंह में लाते हैं, फिर उसको चबाते हैं, फिर अंदर कर देते हैं। तो रूमिनेंट स्टोमक जो होता है वो आपका वहाँ पर स्पेसिफिकली बहुत प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है, सेलुलोज को डिग्रेड करते हैं और अल्टीमेटली एसिड प्रोड्यूस करता है, वो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है एनिमल में, जो हम लोग के बॉडी में नहीं होता। रूमिनेंट स्टोमक हम लोग के बॉडी में नहीं, ना हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ओपन सर्कुलेशन क्या होता है, कोल्ड सर्कुलेशन क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होता है, और फिर वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होता है, एओर्टिक आर्च क्या होता है, हार्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, और रेप्टाइल्स में कैसे था, एम्फीबिया में कैसे था, इस प्रकार का क्वेश्चन घुमा फिर आपको पूछेगा। बट अगर आप स्मार्ट हैं तो आप कर लीजिएगा, अगर आप स्मार्ट नहीं है तो फिर आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। रिविजन करो, पढ़ाई करो और पढ़ते रहो, फ्लो में रहो, तभी होगा। सबका प्यारा, सबसे फेवरेट, जो सबको अच्छा लगता है, पहले वाला ऊपर का जो टॉपिक हो तो लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि रट्टाफिकेशन है, वहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है नहीं। बट अगर आप मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी ये सब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको क्लासिकल जूलॉजी और आपका कंपैरेटिव जूलॉजी जो है वो भी पढ़ने में ईजी रहेगा। और इसका इंपॉर्टेंस है, जब आप PhD या रिसर्च में जाइएगा तो पता चलेगा कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सेल बायोलॉजी देखो मोटा मोटा सीन है, आप लोग हर जगह में पढ़ते हैं, इधर भी वही पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग नहीं है। सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका ट्रांसपोर्ट हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आपका जो ब्लड ग्रुप होता है उसका डिफरेंस, अनसैचुरेशन, सैचुरेशन क्या होता है, एसाइल चेन का लेंथ बढ़ना घटना कैसे होता है, फ्लूइड हेमोस्टैटिक मॉडल जो है वो आपको बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको पता होगा, डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, उसके बाद आप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट प्रकार का ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये आपका पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अगर आपको पता नहीं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, एंडोसोम, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। और कैसे प्रोटीन अगर सीक्रेट बाहर करना है या मेम्ब्रेन में चिपकाना है तो उसके लिए इसी
मतलब पाथ को फ्लो करके जो लोग जाते हैं जनरली, ठीक है, मतलब प्रोटीन जो सिक्रेट करते हैं। उसके अलावा साइटोस्केलेटन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इनिवेटर्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं, माइक्रोट्यूबुल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रो फिलामेंट, या जिसको एक्टिव फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका मोटर प्रोटीन्स भी आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ। मोटर प्रोटीन से भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपका काइनेसिन हो गया, डाइनिन हो गया, मायोसिन हो गया। तो मायोसिन आपका मसल्स में हो गया, काइनेसिन आपका सेल डिवीजन की तरह हेल्प करता है, माइक्रोट्यूबुल में ट्रैवल करता है। डाइनिन आपका, आपको पता है कि कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, माइक्रोट्यूबुल का वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, हम क्लास में उसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आप लोगों को बताया था। बायोस्कॉलर का ऐप है, आप जाकर वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ये PDF में मैं वहाँ पर दे दूँगा फ्री सेक्शन में। आप ऐप इंस्टॉल कीजिएगा तो फ्री सेक्शन बोल के एक ऑप्शन होगा, 3 डॉट्स में क्लिक करने के बाद फ्री मटेरियल, वहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाइएगा, डॉक्यूमेंट में जाकर आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है, सिलेबस वाला पार्ट। तो अगर ऐप इंस्टॉल नहीं की तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। बायोस्कॉलर प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, बायोस्कॉलर्स, ऐसे ह्यूमन ब्रेन का एक साइन मिलेगा रेड कलर का, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोर्स का फोटो आपको दिख ही जाएगा। ऑर्गेनेली में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम। ये गोल्गी और जो ये पार्ट है लाइसोसोम, ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है। तो प्रोटीन कैसे फोल्ड होता है, चेपरॉन्स क्या काम करता है, ग्लाइकोसाइलेशन कैसे होता है, ये सब क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पूछता है, बहुत डिटेल में नहीं पूछता है CVT। तो आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, फ्लो पता होना चाहिए, ठीक है। सेल साइकिल रेगुलेशन का अगर बात करूँ तो हाँ, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल सिग्नलिंग और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ठीक है। कैंसर एडप्टेशन में आपको ट्यूमर सप्रेशन जीन्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ट्यूमर सप्रेशन जीन्स है, P53 हो गया, उसके अलावा आपका रैप प्रोटीन्स हो गया, ठीक है। ये सब बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो सेल बायोलॉजी में इतना ही पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, और चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए कि सेल क्या होता है, ऑर्गेनेली का क्या, कौन सा ऑर्गेनेली का क्या काम है। जैसे क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन आता है पार्क्सिसोम के में कैटलिस्ट बोल के एक एंजाइम होता है, जो H2O2 को डिवाइड करके H2 वो करते हैं आपका। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, अलग अलग प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर है बोल सकते हैं कि एक घर के अंदर 10 रूम है, अलग अलग रूम अलग अलग काम करते हैं, कोई किचन है, कोई वॉशरूम है, कोई बेडरूम है। ऐसे आपका सेल के अंदर भी होता है, अलग अलग ऑर्गेनली होता है, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कोई भी एग्जाम में पढ़िए, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। बायोमोलिकुल्स का इसको तो कोई स्किप करने की जरूरत नहीं, जो लिखा हो उसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इनिबिटर्स है, ये आप पढ़ लीजिएगा। जितना भी पाथवेज है, जितना भी एंजाइमेटिक पाथवे है, उसका इरिवर्सिबल एंजाइम और ATP कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इरिवर्सिबल एंजाइम मतलब एक बार इधर से इधर आ गया तो उधर नहीं जा सकता है, तो वो स्पेशल एंजाइम होता है उस पाथवे के लिए, ठीक है। और ATP कैलकुलेशन मतलब कि कहाँ कितना ATP प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ कितना इतना ATP और GDP और NADH ये सब प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कितना हाइड्रोजन आयन पास होने से कितना ATP बनता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पता होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में आपको 2 प्रकार का पाथवे होता है, सैल्वेज पाथवे और डिनोमो पाथवे, दोनों पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये तो ऐसे पाथवे जैसे बायोकेमिस्ट्री एंजाइम, तो आपको मतलब ऐसे होता है ना कि जैसे चाय पीते हैं ऐसे घोल दीजिए एंजाइम को और पी लीजिए उसको। एंजाइम से बहुत क्वेश्चन आता है, तो एंजाइम को एकदम ही नहीं छोड़ना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जाम, wherever biology will come, enzyme will come, and biochemistry will also come। भले क्लासिकल जूलॉजी यहाँ से क्वेश्चन आए ना आए, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आना तय ही, सेल बायोलॉजी क्वेश्चन आना तय ही। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इम्यूनोलॉजी में एडाप्टिव इनेट इम्यूनिटी, ह्यूमरल सेल इम्यूनिटी हो गया। उसके बाद आपका जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सेल्स टाइप, कितना तरह का सेल्स होता है, B सेल्स, T सेल्स, हेल्पर T सेल्स, आपका मेमोरी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सब क्या होता है। एंटीजन एंटीबॉडी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। टाइप ऑफ आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उसका क्लासेस, कौन सा फंक्शन, क्या करता है, कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन आता है। PYQs मैं कराया हूँ पहले, वो वीडियो देखिए, पूरा चार्ट देके रखा हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कॉम्प्लेंट सिस्टम, 3 प्रकार का कॉम्प्लेंट सिस्टम है, क्लासिकल हो गया, ऑल्टरनेटिव हो गया और लेक्टिन हो गया। यहाँ पर MH आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है, मैक कॉम्प्लेक्स, वो पढ़ लीजिएगा। ऑल्टरनेटिव पाथवेज जो है कौन कौन सा प्रोटीन है, 3CB क्या होता है, जो जितने भी प्रोटीन्स हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ये भी पता होना चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी 1 से लेकर 4 तक टाइप होता है, कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी किस कारण से होता है, कौन कौन इन्वॉल्व रहता है, सेल्स इन्वॉल्व रहता है कि एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑटो इम्यून डिजीज में कुछ ऑटो इम्यून डिजीज आपको याद रखना है, जैसे रिमोटाइड आर्थराइटिस हो गया, लिपिस एरिथ्रो जो फुल फॉर्म है इसको मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, टाइप 1 डायबिटीज, ये आपका 3 जो डिजीज है यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा जो आपका प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम होने के कारण जो डिजीज होता है, जैसे अल्जाइमर हो गया, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, अल्जाइमर, हंटिंगटन, ये सब आपको पूरा पता होना चाहिए, क्वेश्चन वहाँ से आएगा। प्रायंस क्या होता है, क्वेश्चन आएगा। जितना भी वायरस है और वैक्सीन है, वायरस कितना प्रकार का होता है, प्लांट है वायरस अलग है, एनिमल वायरसेस अलग है, और किस किस चीज़ से बना होता है, वैक्सीन कैसे काम करता है,
लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होता है, और कोविड का पता होगा, mRNA वैक्सीन आया था, मॉडर्ना ने पहले निकाला था वो कंपनी ने, तो mRNA वैक्सीन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। इम्यूनोलॉजी में क्वेश्चन आता है, इंटरेस्टिंग सा भी है, कुब इम्यूनोलॉजी से पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो मैं PYQs करा रहा हूँ, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो कुब इम्यूनोलॉजी नहीं तो पाथफाइंडर पढ़ते तो पाथफाइंडर पढ़ लो, उसका बुक का लिंक, अगर बुक नहीं पता तो उसका बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। प्लस मेरा ई बुक है, वहाँ पर सब चार्ट डायग्राम लिख के रखा हूँ, वहाँ पर भी जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टा मोजो से लोगे, परचेस करोगे तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, नॉट इंस्टाग्राम, इंस्टा मोजो, ठीक है, लिंक दे के रखा हूँ। और अमेजोन में भी है, बट वहाँ पर डाउनलोड नहीं होगा PDF, वहाँ पर आपको किंडल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। जेनेटिक्स में आपको सबको पता है, बहुत दिन से पढ़ रहे, क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं आप, मेंडेलियन जेनेटिक्स, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, कोडोमिनेंस, एपिस्टेसिस पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है। लिंकेज को बराबर से क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पर जीन जेनेटिक मैपिंग रिकॉम्बिनेशन में लिख के दिया हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं लिख के दे दिया हूँ। क्रोमोसोम एब्रेशन का एक पूरा लिस्ट दे के रखा हूँ, PYQ का वीडियो जो मैं बनाया हूँ, वहाँ पर देखना चाहिए वो वीडियो। टार्नर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, पटाव सिंड्रोम क्या होता है, आता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। म्यूटेशन DNA रिपेयर से, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम म्यूटेशन, टाइप ऑफ म्यूटेशंस होता है, वो भी थोड़ा ऊपर से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। And one of the most important part for genetics and evolution, that is Hardy-Weinberg equation and genetic drift, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब इम्यूनाइजेशन मतलब आपका इवोल्यूशन का पार्ट है, और एज वेल एज जेनेटिक का भी बोल सकते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं, या पॉपुलेशन अभी इकोलॉजी बोल सकते हैं। यहाँ से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा। इवोल्यूशन में आपका डार्विनिज्म, लैमार्किज्म थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, म्यूटेशन थियोरीज, फिर स्पेसिएशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है, हॉर्स इवोल्यूशन पढ़ लीजिएगा आपका। उसके बाद आपका जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल है, जियोग्राफिकल टाइम स्केल वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। माइक्रो जो इवोल्यूशन है, मैक्रो इवोल्यूशन से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। डार्विन फिंचेस से क्वेश्चन आएगा, 3-4 चीज़ें, जैसे फाउंडर इफेक्ट हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन हो गया, हैमिल्टन फार्मूला आपका एनिमल बिहेवियर का है, बट यहाँ से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ लेगा। स्पेसिएशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें मैं इवोल्यूशन को बता दिया हूँ जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जियोग्राफिकल टाइम स्केल पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आता है, ठीक है। कंपैरेटिव फिजियोलॉजिस्ट में तो वही एनिमल फिजियोलॉजी, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी घुमा फिरा के एक ही चीज़ है, आपको थोड़ा घुमा, ये दोनों पार्ट एक ही पार्ट का है, एनिमल फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। तो नर्वस सिस्टम में आप लोगों को नर्व इम्पल्स मतलब जो एक्शन पोटेंशियल है, और आपका जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, जिसको साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बोल रहे हैं। अलग तरीके से बोलने का तरीका अलग है, बट चीज़ ही अलग है, ठीक है, चीज़ें अलग नहीं है, सॉरी। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स आपका, जैसे वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होता है। और उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस पूरा, कितना ATP इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्रॉस ब्रिज कब बनता है। उसके बाद आपका जो आपका राइगर मॉर्टिस बोल के डिजीज होता है, वो डिजीज बोल रहा हो कि फिनोमेना है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से ऑस्मो रेगुलेशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके ऊपर है करना है कि नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंडोक्रिनोलॉजी, नॉट ओनली द ह्यूमन एनिमल एंडोक्रिनोलॉजी, इंसेक्ट एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। मेटामॉर्फोसिस जो होता है, वहाँ पर आपका एग्डाइसोन बोल का हार्मोन होता है, ठीक है, एग्डाइसोन का रोल जरूर पढ़ना, क्वेश्चन वहाँ से आएगा, ठीक है। एंडोक्रिनोलॉजी में तो छोड़ना ही नहीं है। टाइप ऑफ हार्मोन, नेचर क्या है, पेप्टाइड है, स्टेरॉइड है, क्या है, कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ से कौन सा ऑर्गन के ऊपर काम करता है, क्या काम करता है, ज़्यादा सीक्रेट होगा तो क्या डिजीज़ होगा, कम सीक्रेट होगा तो क्या डिजीज़ होगा, क्वेश्चन आता है। इसलिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लिख दिया, क्वेश्चन आता है, यहाँ से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बात करो तो ऊपर से पढ़ना, डिटेल में CSR जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। CSR नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पार्ट C के लिए तो ये पढ़ना जरूरी है, पार्ट B के लिए भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लीवेज, कैस्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस आपका हो गया पूरा प्रोसेस। जैसे आपका पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, जाइगोट बना, फिर क्लीवेज हुआ, तो क्लीवेज में अलग अलग, पहले मोरुला बना, फिर उसके बाद ब्लास्टुला बना, फिर उसके बाद गैस्टुला बना, गैस्टुला में फिर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हुआ, फिर ऑर्गन बना, ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, ऑर्गन बनना शुरू हो गया, तो होल एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये प्रोसेस जो है ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है। गिलबर्ट के बुक में आपका क्लीवेज का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे क्लीवेज होता है, कैसे चार्ट मिलेगा, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो गूगल में लिखिएगा गिलबर्ट का क्लीवेज पैटर्न तो आ जाएगा। उसके अलावा जो स्पेसिफिकेशन होता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, क्वेश्चन आता है वहाँ से भी, ठीक है। टाइप ऑफ एग्स, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार का एग्स पाया जाता है, वो भी क्वेश्चन पूछता है। तो मेरा ई बुक जो है वहाँ पर मैं सब लिख दिया हूँ, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको लेना है तो जैसे मैंने बोला था, इंस्टा मोजो का वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर पेमेंट करना है, आपको ई बुक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। अगर आप अमेजोन पे जाते हैं तो अमेजोन में आपको अमेजोन किंडल के थ्रू मिलेगा, आपको वहाँ पर PDF नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एनिमल बिहेवियर में अगर आऊँ तो एनिमल बिहेवियर का बात करूँ तो ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, उसके बाद मेंटेनेंस स्ट्रैटेजीज हो गया, जैसे पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, मोनोगमी, वहाँ से क्वेश्चन आता है। पेरेंट ट्रैक में बताया था, एम्फीबिया में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से भी एनिमल बिहेवियर का पार्ट है। इनेट लर्निंग बिहेवियर, फिक्स एक्शन पैटर्न क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आएगा। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, क्वेश्चन आता है, पढ़ लीजिएगा। फंक्शनल एनाटॉमी, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, हाँ डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने बोला था कि आपका जो हनी बी है, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पिसिकल्चर, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मेमेलियन फिजियोलॉजी सेम चीज़, इधर वही है, कुछ अलग से नहीं है। अप्लाइड जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो इसके लिए PYQs करा रहा हूँ। PYQs को मैं एक चार्ट दिया था मैंने, जाके PYQs वीडियो देखिए, अलग से मैं प्ले चीज़ बनाया हूँ गैट बी के लिए और CUET PG के लिए, तो वो देखना आप लोग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो जितना भी टेक्निक है, PCR, ब्लॉटिंग, किस्पर, क्लोनिंग, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करते रहता हूँ, और एनिमल सेल कल्चर और न्यूक्लियर DNA टेक्नोलॉजी। उसके अलावा माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, वेस्टर्न ब्लॉट, साउथर्न ब्लॉट, नॉर्थर्न ब्लॉट क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। माइक्रो एरे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है। इलेक्ट्रोमोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, क्वेश्चन आता है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं क्लास में बोलते रहता हूँ। अगर आप PYQs का वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। ये है सिलेबस CUET PG जूलॉजी का। और जो बच्चे CUET जूलॉजी के साथ साथ लाइफ साइंस दे रहे हैं, ये पढ़ते आपका लाइफ साइंस का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। अलग से क्या पढ़ना है, वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी अलग से थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, बट चीज़ें सेम है, घुमा फिरा के वही नाक कान पढ़ने का चीज़ें पाए, इधर से कान पकड़ी कि उधर से घुमा कर पकड़ी, चीज़ें एक होता है। अगर आप CUET जूलॉजी और लाइफ साइंस का प्रिपरेशन करें तो गैट बी का भी थोड़ा बहुत आपका प्रिपरेशन हो जाता है। गैट बी में थोड़ा मॉडर्न टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, रिकमेंडेड बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेसिंग, वहाँ से पूछते हैं। वही आपका CUET जूलॉजी में जो है आपका क्लासिफिकेशन ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा एज कम्पेयर टू गैट बी। और गैट बी लाइफ साइंस में जाइएगा तो वो भी क्लासिफिकेशन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। वो आप फिर भी सेल बायोलॉजी, बाकी मतलब गैट बी का लोअर वर्जन आप बोल सकते हैं कि लाइफ साइंस वाला पार्ट है, और उसका हायर वर्जन बोल सकते हैं आपका CUET जूलॉजी वाला पार्ट है। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।